So let me start with today's lecture बच्चे। बेटा आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे फिजिकल फोर्सेस। अभी तक हमने सारे केमिकल बॉन्ड्स पढ़े बेटा, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस जिसको हम फिजिकल बॉन्ड्स या फिजिकल फोर्सेस का नाम देते थे। फिर बड़ा केमिकल बॉन्ड्स में मैंने तुम्हें बताया था कि केमिकल बॉन्ड हम उस चीज को बोलते हैं जहां पे हम ये कहा करते हैं कि हमारे पास देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मैटर टेकिंग प्लेस। जब हमारे पास मैटर का एक्सचेंज हो रहा होता है तो उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। बट व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर तो हमारे पास फिजिकल फोर्सेस होती हैं। अब फिजिकल फोर्सेस जो है वो आगे तीन तरह की फोर्सेस पाई जाती हैं। फिजिकल फोर्सेस दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के फिजिकल फोर्सेस हमारे पास बच्चों पाई जाती हैं। ये तीन तरह की फिजिकल फोर्सेस में पहले आती है जिनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये पहली तरह की फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गॉट इट? ये पहली तरह की फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग वैन डर वॉल्स फोर्सेस भी कहते हैं। They are also called as van der Waals forces. इनको van der Waals forces भी कहा जाता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी तरह की जो फोर्स हमारे पास होती है वो होती है इंटर आयनिक इंटरैक्शंस या इंटर आयनिक फोर्सेस। इंटर आयोनिक फोर्सेस जो आयंस के बीच में है, इंटर आयनिक फोर्सेस जो आयंस के बीच में, वो इंटर आयनिक फोर्सेस होती है। और लास्टली बेटे हमारे पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स, H बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो ये तीन तरह की ये फिजिकल फोर्स होती है। इसमें कोई भी एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता। देयर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ओवर हियर। देयर इज नो फोर्स ऑफ, यू कैन, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर टेकिंग प्लेस। अब इसमें सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, यानी हमारी जो स्टडी होगी सबसे पहले होगी वैन डर वॉल फोर्सेस के। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वैन डर वॉल्स फोर्सेस। हम सबसे पहले वैन डर वॉल फोर्सेस को पढ़ेंगे। देखो बेटा, जब वैन डर वॉल फोर्सेस की बात करते हैं तो वैन डर वॉल फोर्सेस में पहली तरह की जो फोर्स हमारे पास आती है, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल फोर्सेस। बेटा डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होती हैं, दो परमानेंट डायपोल्स के बीच में ये फोर्सेस पाई जाती हैं, यानी बिटवीन टू परमानेंट डायपोल्स। परमानेंट डायपोल्स मतलब क्या है? मतलब समझो कि अगर मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे HCl, ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से एक दूसरा मॉलिक्यूल है HCl। हमें जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सिमिलरली यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आई बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, these are called as dipole dipole forces. इनको हम dipole dipole forces कहा करते हैं बेटे इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था कीजम, इसलिए इसको कीजम फोर्सेस का नाम भी दिया जाता है। These are called as कीजम forces, dipole dipole attraction between the two permanent dipoles. एक डायपोल ये आया, परमानेंट डायपोल, एक डायपोल ये आया, so this is also a permanent dipole. So दो परमानेंट डायपोल्स के बीच की जो फोर्सेस होती हैं उसको डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोलते हैं, यहाँ पे कीजम फोर्सेस बोलते हैं बिटवीन द टू परमानेंट डायपोल्स। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब देखो बेटे इसके अंदर जो बॉन्ड बना है, जो फोर्स बनी है, इट इज नॉट एक्चुअली अ बॉन्ड, इट इज एक्चुअली नॉट अ बॉन्ड। इसको कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? पॉजिटिव इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव एंड नेगेटिव इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव। सो इट इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव ओवर हियर। सो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम बॉन्ड एनर्जी ना बोल के इंटरेक्शन एनर्जी बोल देते हैं।
तो यहां हम बात करेंगे इंटरेक्शन एनर्जी की। सो व्हाट द हेल इज इंटरेक्शन एनर्जी? अगर हम बोले इंटरेक्शन एनर्जी की क्या है बेटा, इंटरेक्शन एनर्जी है इस तरह की फोर्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, या जब ये फोर्स बनी तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड एज टू बी इंटरेक्शन एनर्जी। एंड इंटरेक्शन एनर्जी इज फाउंड टू बी R की पावर 4। इंटरेक्शन एनर्जी इज फाउंड टू बी R की पावर 4, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। एंड व्हाट इज R बेटा? R is distance between the dipoles. R is distance between the dipoles. यानी हम ये बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाएगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इंटरेक्शन एनर्जी कम हो जाएगी। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो उसकी 4 की पावर के साथ इंटरेक्शन एनर्जी कम होगी। यानी these forces are definitely short range forces. These forces are short range forces. ये short range forces हैं, यानी थोड़े डिस्टेंस तक पाई जाती है, ठीक। यानी it is found up to 500 picometers। अगर दो डायपोल्स के बीच में 500 पिकोमीटर तक का डिस्टेंस है तब तो ये फोर्स पाई जाती है बेटा। अगर उससे ज्यादा का फर्क होगा तो ये फोर्स नहीं पाई जाती। यानी दिस फोर्स इज फाउंड अप टू 500 पिकोमीटर्स, ठीक। और जैसे ही इसमें डिस्टेंस कम ज्यादा करोगे ये फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा देखो ये किस वजह से बनी, ये इसलिए बनी क्योंकि H के सामने Cl आ रहा था, Cl के सामने H आ रहा था, यानी पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आ रहा था। मान लो अगर ऐसा हो जाता है, ये Cl इधर आता, नेगेटिव के सामने नेगेटिव आता, तो क्या फोर्स बनती? नहीं बनती। ये इसीलिए बनी क्योंकि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आया, यानी उसकी ओरिएंटेशन ही ऐसे थी, इसलिए इसको हम ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। This is also called as orientation effect। बेटे इसको orientation effect का नाम भी दिया जाता है। तो intermolecular forces, van der Waals forces, Keegan forces are also called as to be orientation effect, क्योंकि this is due to orientation of dipoles। dipoles अपने आप को orient कैसे कर रहे हैं कि पॉजिटिव के सामने नेगेटिव आ रहा है, जिसकी वजह से ये फोर्सेस बन रही है। तो दुनिया में जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें आपस में जो फोर्सेस रहेंगी वो हमेशा कौन सी रहेंगी? डायपोल डायपोल फोर्सेस रहेंगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो बोलो कीजम फोर्सेस क्लियर होती हैं कि नहीं होती हैं? जल्दी बोलिएगा यस और नो। नाउ इसी तरह से बेटे एक दूसरी तरह की फोर्स होती है, दूसरी वैन डर वाल्स फोर्स। अभी हम सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ रहे हैं बेटा। दूसरी वैन डर वाल्स फोर्स जिसको हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक बेटा। एक तो डाइपोल था और एक डाइपोल नहीं था, यानी इट इज इन बिटवीन a polar and a non-polar molecule। in between a polar and a non-polar molecule। एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसके बीच की ये फोर्सेस होती है। अगर एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो तो उसके बीच की फोर्सेस को हम इस तरह की फोर्सेस का नाम देते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। जैसे समझो बेटा बात को, मान लो मेरे पास यहां पे एक जीनोन है। I have a molecule of xenon। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जीनोन जो है ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। अब इसके सामने मैंने क्या किया, एक HCl रख दिया। इसके सामने मैंने HCl रख दिया, विच इज अ पोलर मॉलिक्यूल। यू वेरी वेल नो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चे। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेटे ये हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और ये पोलर मॉलिक्यूल है, यानी परमानेंट डायपोल है, ठीक है।
इस परमानेंट डायपोल के H पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, क्योंकि नेगेटिव का काम, पॉजिटिव का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो बेटा पॉजिटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा पोलराइज हो जाए, यानी इसमें इस साइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाए, क्योंकि दिस इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव, और इस साइड फिर पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो इस डाइपोल ने क्या किया, ये जो परमानेंट डाइपोल था इसने यहां पे डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। सो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एक परमानेंट डाइपोल ने क्या किया, एक डाइपोल को इंड्यूस कर दिया किसी नॉन पोलर चीज में। तो इसमें जो फोर्सेस अब बनी है, they are called as dipole induced dipole forces. They are called as dipole induced dipole forces. बेटे इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने, डेबाय, इसलिए इसको डेबाय फोर्सेस का नाम भी दिया जाता है। These are डेबाय फोर्सेस। तो पहले वो लोग डेबाय फोर्सेस क्या होती है, समझ में आई कि नहीं आई, क्विकली बताएंगे जल्दी। ओके, अब अगली बात यह है बेटा कि इसकी जो इंटरैक्शन एनर्जी होगी, इनकी जो इस फोर्सेस की इंटरैक्शन एनर्जी जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये फोर्स इसके मुकाबले वीक होगी, ये वाली फोर्स इसके मुकाबले वीक होगी। क्यों? क्योंकि हम बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इजंट इट? यानी चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। बेटे यहाँ चार्जेस दोनों जगह थे तो चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, यहाँ चार्ज कम आएगा तो चार्जेस का प्रोडक्ट कम होगा, तो फोर्स थोड़ी कम होगी देन दिस द वीकर फोर्स। इसलिए इसकी इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 5, where R is distance between them, distance between the two molecules, यानी और भी वीकर हो गई। तो ये और भी शॉर्टर रेंज फोर्सेस होंगी, शॉर्टर रेंज फोर्सेस और भी वीक होंगी, रेंज फोर्सेस और भी वीकर फोर्सेस होंगी बेटा। और ये दे आर फाउंड अप टू 250 to 450 पिकोमीटर तक पाई जाती है, टू द मैक्सिमम 500 पिकोमीटर्स। यानी हम ये बोल सकते हैं ये 450 पिकोमीटर या 500 पिकोमीटर के बीच बीच में अगर डिस्टेंस हो तब तो पाया जाएगा। अगर डिस्टेंस 500 पिकोमीटर से ऊपर चला गया तो ये फोर्स नहीं पाई जाएगी। अब ये किसके बीच में होगी बेटा? ऑब्वियसली दो, एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। देखो बेटा यहां पे क्या हुआ, यहां पे द चार्ज हैज बीन इंड्यूस्ड बाय अ डायपोल, द चार्ज हैज बीन इंड्यूस्ड, जो पहले नहीं था। इसलिए कई लोग इसको इंडक्शन इफेक्ट का नाम भी दे देते हैं। So many people name it as induction effect. कई लोग इसको इंडक्शन इफेक्ट का नाम दे देते हैं। तो बेटे ऐसे करके दूसरी तरह की फोर्स होगी डायपोल इंड्यूस डायपोल, एक पोलर और दूसरी नॉन पोलर के बीच में ये दूसरी तरह की वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बोलो बेटे क्लियर हो गया ये भी कि नहीं? ओके, नेक्स्ट चीज देखिएगा, तीसरी तरह की जो हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स है, थर्ड टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। बेटा थर्ड टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स जो होती है, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स हमारे पास आएगी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। ये एक स्पेसिफिक टाइप फोर्स हुई, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। यानी यहां पे पहले डायपोल था ही नहीं, ये हमारे पास बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगी, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये होगी। ठीक कैसे होगी ये भी समझते हैं।
से मान लो ये एक जीनोन का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा जीनोन का मॉलिक्यूल है और ये दोनों ही हमारे पास नॉन पोलर हैं, इसमें दोनों में पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। अब बेटा हम ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़े हुए नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू मूव ऑलवेज, ठीक, हमेशा मूव करते हैं, मूव करते करते एट अ स्मॉल बिट ऑफ टाइम, एट एन इंस्टेंट, ऐसा क्या हो सकता है कि नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ज्यादा आ जाए, एक जगह पे कम हो जाए, फॉर अ टाइमिंग, फॉर अ स्मॉल पीरियड, फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड ज्यादा आ जाए, ये पार्शियली नेगेटिव साइड हो जाए, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, ये पार्शियली पॉजिटिव साइड हो जाए, ये पार्शियली पॉजिटिव साइड हो जाए। The molecule was otherwise non-polar, but घूमते घूमते for an instant of time, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे ज्यादा आ गए, दूसरी जगह पे कम आ गए, तो एक चीज ज्यादा पॉजिटिव हो गई, एक पार्ट ज्यादा नेगेटिव हो गया। सो दिस टाइप ऑफ डायपोल इज इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंस्टेंटेनियस डायपोल, यानी एक इंस्टेंट पे बना हुआ डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल का मतलब है एक इंस्टेंट पे बना हुआ डायपोल, दैट इज इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्लियर हो गया? अभी जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है पुत्र, ये अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी यहां आ जाएंगे और इसमें भी ऐसे डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, जो कि पहले नहीं था। तो यहां डायपोल इंड्यूस हो गया, एक इंस्टेंट पे एक जगह पे डायपोल आने की वजह से उसके पास वाले मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस हो गया, तो इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल कहेंगे। सर एक बात बताओ यार, अगर ये डायपोल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से है, तो एक इंस्टेंट पे बनेगा, दूसरे इंस्टेंट पे टूट जाएगा, तो फिर फोर्सेस कैसे रहेंगी? बेटे देखो, एक साइड से डायपोल हटेगा, किसी दूसरी साइड बनेगा, दूसरी साइड से हटेगा, किसी तीसरी साइड बनेगा, तीसरी साइड से हटेगा, चौथी साइड, ऐसे बनता रहेगा, बनता बिगड़ता रहेगा, बनता बिगड़ता रहेगा बहुत स्पीड के साथ। इसलिए फोर्सेस बनती 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 रह जाएगी, तो कभी ये अलग नहीं हो पाएंगे बेसिकली, कभी एक के साथ अट्रैक्टेड, कभी दूसरे के साथ, कभी तीसरे के साथ, कभी चौथे के साथ, ऐसे लगातार अट्रैक्शन पे। बोलो क्लियर और नॉट? ओके, अब इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लंदन, तो इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम भी देते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का नाम भी देते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ऑब्वियसली यहां चार्जेस और भी कम होंगे, ये दो नॉन पोलर के बीच में है, तो यह चार्जेस और भी कम होंगे, एक इंस्टेंट पे बना है, दूसरे ने इंड्यूस किया है, तो ऑब्वियसली यहां इंटरेक्शन एनर्जी और भी कम होगी, and it has been found that interaction energy here is inversely proportional to r की पावर 6, ठीक है, और भी कम हो गई, थोड़ा सा अगर डिस्टेंस बढ़ाया तो ये एकदम से फोर्सेस टूट जाएंगी, तो ये शॉर्टेस्ट रेंज फोर्सेस हो गई, शॉर्टेस्ट रेंज फोर्सेस, रेंज फोर्सेस, ये शॉर्टेस्ट रेंज फोर्सेस हो गई। So it is found up to only 250 picometers, ये सिर्फ 250 पिकोमीटर तक पाई जाएगी। अगर बीच का डिस्टेंस 250 से ज्यादा आ जाएगा तो बेटे ये फोर्सेस नहीं पाई जाएंगी। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? लास्ट वन, इट इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्पर्शन की वजह से, मूवमेंट की वजह से। इसलिए जैसे इसका नाम था ओरिएंटेशन इफेक्ट, क्योंकि ओरिएंटेशन की वजह से थी, इसका नाम था इंडक्शन इफेक्ट, क्योंकि इंडक्शन हुई थी, और इसमें डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, बट रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिस्पर्शन इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है, इसको डिस्पर्शन इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है, तब इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस में बेटा के तीन तरह की फोर्सेस हो गई। पहली तरह की फोर्स हमारे पास कौन सी आई बेटा?
जिसको हमने बोला कीजम फोर्सेस, ठीक, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दो परमानेंट डाइपोल्स के बीच में, दो पोलर चीजों के बीच में। दूसरी तरह की फोर्स डेबाय फोर्सेस, डेबाय फोर्सेस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, बेटा एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल के बीच में। और तीसरी आई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, तीसरी आई लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेटा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाती है। तो ये तीन तरह की वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अगर तीनों तरह की समझ में आ गई है तो यस करें ताकि आगे चल सके। ओके, नाउ ये फोर्सेस में किन किन फैक्टर्स पे ये फोर्सेस डिपेंड करती है? द फैक्टर्स ऑन विच दिस फोर्सेस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच दीज फोर्सेस डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर है जिस पे ये फोर्सेस डिपेंड कर रही है, हमें वो बताना है। फैक्टर्स ऑन विच दीज फोर्सेस डिपेंड्स, ठीक है जी। देखो बेटा, सबसे पहली बात फैक्टर्स, देखो बेटा कोई भी फोर्स जो होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो ये बात तो है ही है कि मोर इज द पोलैरिटी, यानी सबसे पहले हम पोलैरिटी की बात करेंगे या चार्ज सेपरेशन की बात करेंगे, पोलैरिटी और चार्ज सेपरेशन। सो मोर पोलैरिटी, मोर पोलैरिटी, मोर पोलैरिटी स्ट्रॉन्गर फोर्स, स्ट्रॉन्गर फोर्स। जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी बेटा, फोर्स उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मोर इज द पोलैरिटी, स्ट्रॉन्गर इज द फोर्स, ये सबसे पहली बात हो जाती है, ठीक है जी। इसीलिए हमने ये कहा था कि सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सी होगी इसमें से, इसमें से कीजम फोर्सेस are stronger than that of what Debye forces, and Debye forces are stronger than that of London forces, यानी लंदन फोर्सेस वीकेस्ट है बेटा और Debye फोर्सेस बीच में कीजम फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग है, कीजम फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग है। कल को मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ऐसे बोल दिया कि HCl और H2 या H2, इसमें आप ये बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बात बहुत सिंपल थी कि हमारे पास, या फिर यहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो यार, हाइड्रोजन तो क्या लेना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। हमें पता दिस वन इज पोलर, तो पोलर तो यहाँ पे कौन सी, कीजम फोर्सेस। और अब तुम डायपोल फोर्सेस पढ़ चुके, डायपोल मोमेंट पढ़ चुके हो और तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर, तो नॉन पोलर है तो इसकी फोर्सेस वीक होंगी, तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट मस्ट बी मोर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, HCl का मेल्टिंग पॉइंट शुड बी मोर देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज here we will have कीजम forces and here we will have London dispersion forces। तो पहली बात तो पोलैरिटी की हो गई। इसी तरह से अगर हम पोलैरिटी की बात कहीं पे भी करेंगे, जहां पोलैरिटी ज्यादा होगी वहां फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली बेटा ज्यादा हो सकती है, ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास सबसे पहली बात हम देखते हैं पोलैरिटी, बट पोलैरिटी अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, क्योंकि ऐसा उसका सारी पोलर हो, है ना, ऐसा उसका सारी पोलर हो। और ऐसा भी हो सकता है बेटे कि सारे भी पोलर हो, ऐसा भी हो सकता है सारे नॉन पोलर हो, ठीक। अगर एक पोलर एक नॉन पोलर तब तो ऐसे देख सकते हो, बट सारे एक जैसे हो तो एक दूसरा फैक्टर होता है बेटा साइज। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, साइज, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट फैक्टर दूसरा आ जाता है साइज। मेरे प्यारे बच्चों, मोर आर द साइजेस, ठीक, जितना साइज ज्यादा होगा, एक्चुअली देखा जाए ये सब फोर्सेस पोलराइजेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होते हैं उसकी वजह से,
और पोलराइजेशन उसकी ज्यादा होगी जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा, है ना बेटा, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उनको पोलराइज करना इजी होगा। तो यानी बेटे इसमें हम बोलेंगे मोर इज द साइज, मोर इज द साइज, मोर इज द साइज, मोर इज द वैन डर वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, जितना साइज ज्यादा उतना वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्सेस, more is the size, more are the van der Waals forces, ठीक, जितना साइज ज्यादा, जैसे बेटे कल को आपको ये बोल दिया जा रहा है HCl, HBr, HI, बेटे इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया, आपको पूछा इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, बेटा सारे ही क्या है, पोलर है, सारे ही पोलर है। अगर सारे ही पोलर हैं तो हमें यह देखना है कि साइज किसका बड़ा है, बेटा आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी और इस वजह से यहां चार्जेस ज्यादा आ जाएंगे, इस वजह से ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा, ये उससे कम रखेगा, ये उससे भी कम रखेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? जैसे कल को मैं बोलूं कि आपने बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देना है किसका, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहां बोला ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन, इसका ऑर्डर पूछा है हमारे प्रश्न में। ये नोबल गैसेस है, हमें इसको लिक्विफाई करना है, तो कौन आसानी से लिक्विफाई होगी या किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं, ईज ऑफ लिक्विफैक्शन बोल दिया या बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया या मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया। देखो बेटे इट्स वेरी सिंपल, क्या है कि हमारे पास अभी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, बेटा कोई भी चीज लिक्विड तब बनती जब उसमें फोर्सेस हो जाए, जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ता है और पास पास लेके आता है, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं प्यारे बच्चों। और इस वजह से अब इसमें ये सारे नॉन पोलर हैं, सारे नॉन पोलर है तो उसमें कौन सी फोर्स आएगी, बेटा इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आएंगी। कौन सी आएंगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आएंगी। और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस साइज के साथ बढ़ती चली जाती हैं, तो जीनोन की फोर्सेस ज्यादा देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन की ज्यादा देन आर्गन, आर्गन की ज्यादा देन नियोन। तो ये आपका ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का यू कैन से फैक्टर होगा। क्लियर? बोलो क्लियर होता ही नहीं होता भाई? कल को मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट मुझे बोला है CH3 CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl और CH3 CH2 CH2Cl। एक और CH2 लगाना है, CH2Cl। ठीक, देखो हमें ना साइज मॉलिक्यूलर मास से ही पता चल जाता है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है ऑब्वियसली इसके साइज तो ज्यादा होता ही है ना भाई। तो यहां पे कार्बन का नंबर ज्यादा होगा तो फिर मॉलिक्यूल बड़ा होगा, मॉलिक्यूल बड़ा होगा आसानी से पोलराइज होगा, आसानी से पोलराइज होगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो बोलो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जल्दी बोलिएगा प्लीज क्विकली। ऑब्वियसली ये ठीक, क्लियर? ऐसे ही प्यारे बच्चों और बहुत सारे चीजों को हम देख सकते हैं, साइज के ऊपर हम इसको बता सकते हैं, जिसका साइज बड़ा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे बेटा इसमें हम बोलते, हमारे को ये दे दिया जाता, बोलते PH3 फॉस्फीन, आर्सीन, ठीक, स्टाइबीन, बिस्मुथीन, और इसमें बोलते कि आप ये बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ऑब्वियसली बिस्मुथीन का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन दिस, मोर देन दिस, डेफिनेटली साइज बढ़ने से।
तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया बेटे साइज। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? और साइज हम मॉलिक्यूलर मास से देख सकते हैं, साइज हम मॉलिक्यूलर मास से देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो साइज तो ज्यादा होगा ही होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात, तीसरा फैक्टर जिसपे ये वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करती हैं, ठीक, थर्ड फैक्टर, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सी मैं बोर्ड पे एक मार्कर से लिखता हूं, है ना, ये मार्कर इतना बड़ा है, मैं इसको ऐसे पकड़ सकता हूं और आराम से इससे लिखा जा सकता है, और मेरी इस पे ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत आराम से मैं इस पे लिख सकता हूं। सो इट कैन बी होल्ड वेरी इजीली। मान लो मेरे पास मार्कर की जगह ना एक छोटी सी मार्करी होती है ऐसे वाली, अब इसको पकड़ के लिखना बहुत मुश्किल होता भाई, ग्रिप अच्छी नहीं बनती, है ना। क्यों ग्रिप अच्छी नहीं बनती? क्योंकि भैया इसमें पकड़ने की जगहें बड़ी कम है भाई, है ना, पकड़ने की जगहें ही बहुत कम है, ठीक, इंटरेक्शन साइट्स बहुत कम है, ठीक, इंटरेक्शन साइट्स बहुत कम है, तो इसको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल होगा, तो इससे लिखना बहुत मुश्किल होगा, इसके ऊपर ग्रिप ज्यादा नहीं बनी। और मान लो कल को मेरे पास एक मार्करा होता बड़ा सा, है ना, यूं पकड़ पकड़ के लिखता, तो भैया क्या होता, ग्रिप भी इतनी स्ट्रांग होती, छूट सकता क्या वो हाथ से? तो ऑब्वियस सी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसकी इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होंगी, उसको पकड़ के उसको अट्रैक्शन देने वाली साइट्स ज्यादा होंगी, ऑब्वियसली वहां पे वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। सो मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द सरफेस एरिया, more is the surface area, more is the van der Waals forces of attraction, more are the van der Waals forces of attraction, van der Waals forces of attraction, more are the more is the surface area, more are the van der Waals forces of attraction। जैसे प्यारे बच्चों एक है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ठीक, 4 कार्बन वाला, ठीक, एक है मेरे पास CH3 CH CH3 CH2Cl, ये भी 4 ही कार्बन है पर ब्रांचिंग है। एक है CH3 C CH3 CH3Cl, उत्तर इसमें भी 4 ही कार्बन है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास देखूंगा तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा C4 है, ठीक है, H कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9, यानी H9 और Cl, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 है, H अगेन कितने हैं, 9Cl, H9Cl, इसमें भी C4 H9Cl। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा। अब मॉलिक्यूलर मास अगर सेम होगा तो हम क्या देखेंगे, सरफेस एरिया। देखो बेटा ब्रांचिंग डिक्रीजेस सरफेस एरिया, ब्रांचेस डिक्रीजेस सरफेस एरिया। स्नेहा गलत लिख रहे हो बेटा, ब्रांचेस जो कि उस सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देती है। क्यों बेटा? क्योंकि ब्रांचिंग के साथ भी एक्वायर स्फेरिकल शेप, जितनी ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल उतना स्फेरिकल हो जाएगा। और आपको पता होगा फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, एक गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया स्फीयर का सबसे कम होता है। तो ब्रांचिंग के साथ a molecule starts acquiring a spherical shape, so surface area becomes less, so with branching surface area decreases, so melting boiling point decreases। तो बेटा यहाँ boiling point सबसे ज्यादा किसका आना था, इसका, फिर इसका, फिर इसका, ब्रांचिंग के साथ हमेशा डिक्रीज करेंगे। क्लियर? क्यों? अगर इसको बनाओ बेटा, हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स लाइक दिस zigzag chains, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये क्लोरीन। और अगर इसका बनाऊंगा इट इज लाइक दिस,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे ये और यहाँ क्लोरीन, इसका बनाऊंगा, सो इट विल बी लाइक दिस. Now tell me which molecule has more surface area? Is that this molecule which is having more surface area? ठीक, it is number 1. और इसका surface area देखो कम हो गया कि नहीं हो गया, this number 2. और ये number 3 देखो almost spherical, surface area और कम हो गया कि नहीं. अब surface area कम होने से क्या हुआ, इसमें इंटरेक्शन साइट्स यहाँ 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 सारी जगह से इंटरेक्शन साइट्स हैं, जहां पे इंटरेक्शन हो सकती थी. जहां जहां से देखो, जितना बड़ा मॉलिक्यूल जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इंटरेक्शन साइट्स ज्यादा होंगी. और यहाँ अगर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया थोड़ा हो गया तो उसमें इंटरेक्शन साइट्स कम हो जाएंगी, यानी इंटरेक्ट करने वाली साइट्स कम हो जाएंगी, ऑब्वियसली फोर्सेस कम हो जाएंगी. इसलिए बेटा हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ज्यादा होती है. बोलो बेटे, बात क्लियर में आई कि पिछली भी चली गई? तो देखो बेटे, अगर कभी भी हमने 3 चीजें पढ़ी, पोलैरिटी, साइज एंड सरफेस एरिया, देखा जाए सब की सब पोलराइजेशन को बताती है. ठीक, जो मॉलिक्यूल ज्यादा आसानी से पोलराइज होता है उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है. तो बेटा जब भी आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ का आपको पूछा जाए, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका ऑर्डर पूछा जाए, तो कैसे देखेंगे? ये मिटा दू जी, दैट यू हैव रिटन और नॉट? ओके, सो मैं इसको मिटाता हूं. देखो बेटा, जब भी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी, सबसे पहले देखना क्या है? पोलैरिटी. पोलैरिटी के बाद देख लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास से हमें साइज का पता चल जाता है. ठीक, और उसके बाद देख लीजिएगा सरफेस एरिया. ठीक, ये 3 चीजें देखना, पहले पोलैरिटी, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर सरफेस एरिया. इससे हमें सब कुछ पता चल जाएगा किसका क्या होगा. क्लियर? जैसे चंद मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है, ताकि हमें क्लियर भी हो जाए आसानी से. मान लो हमें कहा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें निकालने को दिया है. ठीक, पर मॉलिक्यूल क्या दिए हैं? मॉलिक्यूल दिया है HI. ठीक है जी. दूसरा दिया है HBr. ठीक है. तीसरा मॉलिक्यूल हमें दिया है N-ब्यूटेन. चौथा मॉलिक्यूल दिया है आइसोब्यूटेन. पांचवा मॉलिक्यूल हमने दिया है से हीलियम. और बोला है कि इसमें आप ऐसा कर दो, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगा. यू हैव टू अरेंज इन द बॉइलिंग. ठीक है जी, आपको बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है. बीच में एक और लगा देते हैं यार, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं और फिर हीलियम भी देते हैं. अब इसमें ऑर्डर लेना है आपको. देखो सबसे पहले आप देखोगे कि पोलैरिटी किसमें है. हमें ये समझ में आई, ये दोनों पोलर हैं और बाकी सारे नॉन पोलर हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ही होगा, ये श्योर है. इनका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि ये पोलर है और ये सारे नॉन पोलर हैं. ठीक है जी. अब देखो बेटे, इन दोनों में से जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो कौन सा? HI. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा HI का, उसके बाद होगा HBr का. अब यहां N-ब्यूटेन. पहली बात सर, N-ब्यूटेन होता क्या है? N-ब्यूटेन का मतलब बेटा नॉर्मल ब्यूटेन. नॉर्मल ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन हो, जहां कोई ब्रांचिंग ना हो, इस तरह की, यानी इसको हाइड्रोकार्बन की तरह ऐसे लिखते हैं, जिगजैग चेन. ये N-ब्यूटेन है. दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन. नॉर्मल ब्यूटेन का
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे C4H10, सो मॉलिक्यूलर मास इज 58। अगला बात हमें क्या देखनी थी, मॉलिक्यूलर मास 58। आइसोब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है बट इसमें ब्रांचिंग हो गई, सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो गया तो वो आइसो कहलाता है। सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो गया तो वो आइसो कहलाता है। ठीक, सेकंड कार्बन पे अगर ब्रांचिंग हो गई तो क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा बेटा। ठीक है जी, तो इसमें आ गया हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन गया। ठीक, मॉलिक्यूलर मास इसका भी उतना ही है क्योंकि फॉर्मूला वही है, और अब इसका मॉलिक्यूलर मास भी 58, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 और इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली 4। अब इन दो का मॉलिक्यूलर मास इससे ज्यादा है। मैंने बोला सेकंड नंबर पे क्या देख लो, मॉलिक्यूलर मास इट इटसेल्फ टेल्स अस अबाउट द फोर्सेस। बेसिकली मॉलिक्यूल के बड़ेपन को बता सकता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो ये दोनों मॉलिक्यूल इससे बड़े हैं। अब इन दोनों में, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है, ब्रांचेस डिक्रीजेस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मोर, इसका कम, तो फिर आया एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन के बाद आइसो ब्यूटेन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे कम हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट होगा, दिस में बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें कीजम फोर्सेस हैं और इसमें सब में लंदन फोर्सेस होंगी। ठीक, क्योंकि डिवाई फोर्सेस तो दो डिफरेंट चीजों के बीच में होती है। ठीक, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो बेटा इस तरह से बहुत इजीली हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह लगा सकते हैं। जैसे बेटे हमें कल को बोल दिया जाए एन पेंटेन, ठीक, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। हमें ये कह दिया गया इसको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगा दो। तो बेटा जो एन पेंटेन हुआ नॉर्मल पेंटेन, एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 कार्बन, ऐसे बना देंगे एन पेंटेन। आइसो में एक ब्रांच होगी सेकंड कार्बन पे, तो ये ऐसा होगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और नियो जहां दो ब्रांचेस होंगी, नियो उसको बोलते हैं इसमें क्वाटरनरी कार्बन है, यानी ऐसा कार्बन जिससे 4 आगे कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो ये इनकी शेप है। अब फटाफट बता दो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जल्दी बोलो। ऑब्वियसली एन पेंटेन का सबसे ज्यादा, देन आइसोपेंटेन का, और देन नियोपेंटेन। तो बेटा जी ये इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, एंड दैट इज ड्यू टू वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। तो बेटा सबसे पहले पोलैरिटी देखना, फिर मॉलिक्यूलर मास देख लेंगे तो उससे हमारे को पता चल जाएगा साइज का, अदरवाइज देखना साइज होता है। साइज के बाद अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास बराबर हो गया तो सरफेस एरिया देख लेना, तो इससे वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो बोलो पहली तरह की फिजिकल फोर्स पानी की तरह क्लियर हो गया, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, डन। अब दूसरी तरह की फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल फोर्सेस। देखो बेटा सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल फोर्सेस हमारे पास आ जाती हैं जिसको इंटर आयनिक फोर्सेस कह रहे हैं। इंटर आयनिक फोर्सेस का मतलब है फोर्सेस बिटवीन आयंस। इंटर आयनिक फोर्सेस ये भी आगे दो तरह की पाई जाती हैं। इंटर आयनिक फोर्सेस दो तरह की हो सकती है। पहली तरह की जिसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, एक तो आयन है ही, दूसरा डाइपोल है। आयन डाइपोल फोर्सेस जैसे पुत्र, इसमें एग्जांपल लिखते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज दिस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। हाइड्रेशन फॉर एग्जांपल, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या हुआ, मान लो आई हैड NaCl and NaCl is added to water,
added to water in large extent. So हम लिखते हैं इसमें Na1 positive aqueous and Cl1 negative aqueous. Now how does this forms? होता क्या, जब वाटर में जाता है तो Na1 पॉजिटिव ऐसे टूटता है, Cl1 नेगेटिव ऐसे हो जाता है, टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? कि वाटर जो होता है वो इनके आसपास ऐसे इकट्ठा हो जाए। सी, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर यहां नेगेटिव चार्ज होने वाला है, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सो दिस नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड हेंस देयर आर फोर्सेस, ठीक। सो दिस बिकम्स अ हाइड्रेटेड कटायन, तो इसको लिख दिया जाता है हाइड्रेटेड कटायन, हाइड्रेटेड कटायन। सो दिस इज हाइड्रेटेड कटायन, ठीक है जी। और वहीं पर जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव की बात करें, इसके साथ भी वाटर इकट्ठा होगा, लेकिन सिर्फ वाटर की ओरिएंटेशन अलग होगी, क्योंकि नेगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव कौन से थे? हाइड्रोजन। पॉजिटिव हमारे पास ये पॉजिटिव, ये भी 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 पॉजिटिव। तो यहां पर अट्रैक्शंस हो गई, द ऑल वे अराउंड देयर आर अट्रैक्शंस। सो ये बन गया हाइड्रेटेड अनायन, हाइड्रेटेड अनायन, ठीक। अब देखो इसमें था क्या कि वाटर वाज पोलर एंड दिस वाज आयन। सो आयन के साथ डायपोल की अट्रैक्शन थी, सो दिस वाज आयन डायपोल अट्रैक्शन, दिस वाज आयन डायपोल अट्रैक्शन। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो ये फोर्सेस जो हैं, ये एक आयन एंड परमानेंट पोलर चीज में है, पोलर मॉलिक्यूल, एक आयन between iron and polar molecules. So these forces are in between the ions and polar molecules. इसी तरह की दूसरी तरह की जो इंटरआयनिक फोर्सेस है वो है बेटा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये दूसरी तरह की फोर्सेस है कि एक आयन ने दूसरे में डायपोल इंड्यूस कर दिया जो कि पहले नहीं था, ठीक। एक आयन था, उसने डायपोल इंड्यूस कर दिया। जैसे बेटे देखो, सोडियम 1 पॉजिटिव को मान लो मैंने जीनोन के सामने रखा, दिस वाज जीनोन, जीनोन वाज नॉन पोलर बट सोडियम इज पॉजिटिव, सो सोडियम विल बी अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ जीनोन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक उस अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है जीनोन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां आ जाए, तो डायपोल हैज बीन इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस आयन। तो दिस वाज एन आयन एंड दिस वाज इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक। सिमिलरली अगर सोडियम है, आप इसको बेंजीन में डालें, ठीक। अब ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा बेंजीन के कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा बेटा, ठीक। इसमें डायपोल इंड्यूस कर देगा।
So this is again ion induced dipole forces. ठीक, ion induced dipole forces. और ये किसमें है बेटा? ये in between ions and non-polar molecules. So ये दो तरह की हमारे पास आयन या इंटर आयनिक फोर्सेस रहती हैं. ठीक, these are two type of inter ionic forces. I think आपको समझ में आ गया. Now the factors on which these forces depends. Factors on which this forces depends. देखो बेटा, यहाँ पे बेसिकली आयन नहीं करना, जो भी करना है अट्रैक्शन भी और इंड्यूस भी. तो आयन का सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए आपका साइज. देखो जी, स्मॉलर इज द साइज, nearer is the nucleus, more easily it can attract electrons, more it will polarize, more forces will be formed. तो हम बोल सकते हैं smaller is the size of ion, smaller size of ion, stronger are the forces, stronger are the forces. बेटे जितना छोटा आयन होगा फोर्सेस उतनी स्ट्रांग होंगी. जैसे हमें बोलते हैं, क्वेश्चन हमें दे दिया, कहा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी. ठीक, और दिया है लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस, सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस, पोटाशियम 1 पॉजिटिव एक्वस, रुबीडियम 1 पॉजिटिव एक्वस. ठीक, एंड सीजियम 1 पॉजिटिव एक्वस. सीजियम 1 पॉजिटिव एक्वस. ठीक है बच्चों, तो ऑटोमेटिकली इसमें सबसे छोटा कौन है? लिथियम. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिथियम की सबसे ज्यादा होगी. अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिथियम की सबसे ज्यादा होगी तो यानी ये वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. सो दिस विल बी मैक्सिममली हाइड्रेटेड. दिस इज मैक्सिमम हाइड्रेटेड, सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड ये होगा, क्योंकि जितना स्मॉलर होगा उतना ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि स्मॉलर साइज स्ट्रॉन्गर आर द फोर्सेस. ठीक, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रेशन सबसे ज्यादा. तो अगर मैं इसमें हाइड्रेशन की डिग्री पूछता, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन की डिग्री पूछता, तो पता चलता कि लिथियम 1 पॉजिटिव में हाइड्रेशन की डिग्री सबसे ज्यादा है, देन सोडियम 1 पॉजिटिव, देन दैट ऑफ पोटाशियम 1 पॉजिटिव, देन दैट ऑफ रुबीडियम 1 पॉजिटिव, देन सीजियम 1 पॉजिटिव. और जितना ज्यादा कोई हाइड्रेटेड होगा, यानी वाटर ज्यादा इकट्ठा होगा, वाटर उसको पकड़ के रखेगा, क्या मूव करने देगा? नहीं. तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी. देयरफॉर अगर इसके आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर तुम पूछते, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर इसमें पूछते, तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर हाइड्रेशन से उल्टा हो जाता. लिथियम 1 पॉजिटिव एक्वस बिल्कुल कम मूव करता, सोडियम 1 पॉजिटिव एक्वस उतना ज्यादा करता, पोटाशियम 1 पॉजिटिव और भी ज्यादा करता, रुबीडियम 1 पॉजिटिव उससे भी ज्यादा करता, और सबसे ज्यादा सीजियम 1 पॉजिटिव एक्वस कर डालता. So smaller is the ion, more are the forces. इसलिए बोलते हैं जितना छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होती है. स्मॉलर जितना होता है उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होती है. तो बोलो फैक्टर नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? ओके. सो फैक्टर नंबर 2, इसमें तो सारी जगह चार्ज सेम था. मान लो चार्ज अलग अलग हो तो सिंपल बात, चार्ज. तो भैया मोर इज द चार्ज, मोर इज द चार्ज. ठीक, more is the charge, more easily you can say more are the these type of forces.
more is the charge, more is charge, stronger are the forces, stronger are the forces. ठीक, जैसे आपको ये पूछ लिया जाता है ना भाई कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, हमें क्वेश्चन दिया अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन, और हमें दे दिया गया यहां पे सोडियम 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। सो चार्ज ज्यादा तो बच्चों हाइड्रेशन ज्यादा, ऑब्वियसली आंसर आना था सोडियम 1 पॉजिटिव इज लेस देन मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव व्हिच इज लेस देन अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। मोर इज द चार्ज, मोर आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। ठीक, अगली बात देखेंगे बेटा। ठीक, अगली बात देखेंगे। ये तो हो गया चार्ज। देखो बेटा, इसके केस में, यहां वाले केस में एक बात और भी हो सकती है बेटा। ठीक, एक फैक्टर और भी हो सकता है, इसमें तो नहीं है क्योंकि इसमें तो पोलैरिटी के साथ है, पर इंड्यूस्ड डायपोल में एक और चीज बोल सकते हैं, वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, थर्ड फैक्टर, size of molecule to be polarized, size of molecule to be polarized, size of molecule to be polarized। ठीक, जो मॉलिक्यूल है उसको पोलराइज, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल टू बी पोलराइज। ठीक, पोलराइज करने के लिए अगर बड़ा होगा तो आसानी से पोलराइज होगा, छोटा होगा तो मुश्किल से पोलराइज होगा। ठीक है ना भाई? तो यहां पे आएगा बिगर इज द साइज, मोर इजिली इट कैन बी पोलराइज, तो मोर आर द फोर्सेस। इट इज अ वेरी लिटिल फैक्टर बट स्टिल इट इज। ठीक, तो बोलो बच्चे, क्लियर हो गया ये सब कुछ कि नहीं? जल्दी बोलिएगा, ये पता चल गया? ओके, डन।